स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के 10th के 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, यानी कि हिंदी और संस्कृत के एग्ज़ाम तो काफ़ी बढ़िया गए हैं, बच्चों के काफ़ी ईज़ी पेपर आया था। पर अब आ गया है भारी सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स। एंड मैथ्स के एग्ज़ाम से काफ़ी बच्चे डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, हमसे बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ्स में आप क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या होता था, क्वेश्चन आंसर याद हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कुछ भी याद आएगा तो हम अपने मन से बना के आंसर कर देंगे। पर मैथ्स का एग्ज़ाम आप अपने मन से ओन वर्ड्स में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको सही मेथड पता होगी, सही फॉर्मूला आपको पता होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे एंड तभी आपका सही आंसर आएगा, तभी आपको सही मार्क्स दिए जाएँगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि गैप में आपने पढ़ाई तो कर रखी होगी, कुछ बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी होगी, कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आखिरी दिन में आपको किस तरीके से रिवीज़न करना चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड एग्ज़ाम में आपको क्या-क्या मिस्टेक नहीं करनी है, खासकर मैथ के एग्ज़ाम में। क्योंकि मैथ के एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपके बेवजह मार्क्स कट भी हो सकते हैं। आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मैथ्स की प्रिपरेशन किसी रेफरेंस बुक से कर रखी है, जैसे आरडी शर्मा हो गई, काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो ही गई होगी। पर एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनसीईआरटी काफ़ी होती है, क्योंकि एमपी बोर्ड खासकर 10th के मैथ्स का पेपर एनसीईआरटी से डिज़ाइन करता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं दिखेगा। अब वो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से हो सकते हैं, एक्सरसाइज से हो सकते हैं, तो आपको आखिरी दिनों में तो एनसीईआरटी ही करनी चाहिए। बाकी रेफरेंस बुक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कर सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है, पर आखिरी दिन में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एनसीईआरटी हमें करनी तो है, पर इसमें से क्या-क्या करना चाहिए, काफ़ी मोटी बुक है, एक दिन में तो हम कवर कर नहीं पाएँगे एंड जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई भी कर रखी होगी, वो भी गैप में आधे-आधे चैप्टर डिवाइड करके ही कर रहे होंगे, एक दिन में तो कोई भी नहीं कर सकता। एक दिन में आप बस रिवीजन कर सकते हो। तो देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई मैथ्स के बारे में कि आप क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा का वैसा आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। हो सकता है कि उसके डिजिट्स चेंज हो जाएँ, पर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, तो आप उसको बड़े ही आराम से कर दोगे। 10th के पेपर में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि जैसा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है, जिन डिजिट्स के साथ दिया गया है, वैसा का वैसा आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कई बार आप पुराने पेपर देख सकते हो, तो आपके में ज़्यादा डिजिट्स वगैरह चेंज नहीं की जाती हैं, 12th में ऐसा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी कवर कर रखी है, तो आपके 75 आउट ऑफ 75 बड़े ही आराम से आ जाएँगे। पर जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है या फिर जो डरते हैं मैथ्स से, उनको मैथ्स समझ में नहीं आती है, तो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखिए आगे मैं आपको पूरी एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूँगा, पर अभी आपको करना कैसे है वो आपको बता देता हूँ। देखिए मैथ्स में मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते हो। याद करने की जो चीज़ें हैं वो है आपके फॉर्मूले और मेथड। ये 2 चीज़ें अगर आपको याद हो गई, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज़्यादा बेसिक आते हैं कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसमें पूरे डिजिट्स रखोगे, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एंड मैथ्स के पेपर में एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आता है या फिर नहीं आता है, पर आपकी स्टेप्स पूरी अगर सही हैं, स्टेप आपने कर भी दिए तब भी आपको वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। आंसर का यहाँ पर 1 से 2 नंबर होता है, बाकी जो आपके 3-4 नंबर होते हैं वो स्टेप्स के ही होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करके ज़रूर से आइएगा। जितनी स्टेप आपसे बन रही है उतनी करके आइएगा, क्योंकि उस पर भी आपको नंबर दिए जाएँगे। अब मेन बात यही आती है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सबसे शुरू में आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे एंड ऑब्जेक्टिव भी आपके इतने रहेंगे कि आप उसमें पास आराम से हो जाओगे। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है उनको बस पास होना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव आपके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएँगे। आप इनकी तैयारी परीक्षा बोर्ड से कर सकते हो, परीक्षा अध्ययन से कर सकते हो, प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर से कर सकते हो, मॉडल पेपर से कर सकते हो, केशव के सैंपल पेपर उनसे कर सकते हो। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं, अगर आपको पास होना है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, तो सभी के ऑब्जेक्टिव आपको कवर करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी ना आने पर पास होने का यही एक तरीका है। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर आपका हर एक चैप्टर की वन शॉट सीरीज़ पड़ी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, ब्लूप्रिंट उठाना है, उसमें ये देखना है कि कौन से चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि आप चाहें तो पुराने ब्लूप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के और कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं। आपको वन शॉट देखना है या फिर आपके चैप्टर के एंड में जो समरी दी होती है, उसमें आप देखिएगा सभी आपके पूरे चैप्टर के फॉर्मूले दिए रहते हैं, तो उनको आपको एक बार पढ़ के ज़रूर से जाना है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला सही हो गया एंड अगर आपकी 1-2 स्टेप सही हो भी गई, तब भी आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर दे दिए जाएँगे। तो फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम आपको फॉर्मूले ही याद करना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड आपने अगर सब कुछ पढ़ रखा है, तो फॉर्मूले को एक बार रिवीजन करके ज़रूर से जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, सारी चीज़ें आपकी आपस में मिक्स हो जाएँगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जो आपके ईज़ी चैप्टर हैं एंड जो ज़्यादा वेटेज के हैं, जैसे आपके एंड के जो चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले आपको पता होंगे, टेबल आपको दी रहती है, पूरा डेटा आप रख के आराम से उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी स्टार्टिंग में ही कर देने हैं, क्योंकि ये आपका ज़्यादा टाइम कंज़्यूम नहीं करते हैं। वहीं अगर आप पूरा पेपर करने बैठ गए, सीक्वेंस से आप कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन में आप कहीं पर फँस गए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा
एंड ये जो ज़्यादा क्वेश्चन है एंड ईज़ी क्वेश्चन है आपके छूट सकते हैं। तो पेपर में आपको जो भी आ रहा है वो आप स्टार्टिंग में ही कर देना क्योंकि मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आप अगर किसी एक क्वेश्चन में फँस गए तो आगे की चीज़ें भी आपके दिमाग से उड़ जाएँगी। बाकी अगर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आते हैं, तो आप चाहें तो प्री बोर्ड के पेपर देख सकते हैं या फिर एमपी बोर्ड के मॉडल्स पेपर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आखिरी में आपको उन्हीं चैप्टर के दिए गए हैं जो कि आपके बुक में भी एंड में दिए गए हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये चीज़ें मैं आपको बार-बार इस कारण से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है एंड ज़्यादा वेटेज के चैप्टर हैं। इनको अगर आप कर दोगे तो अच्छा खासा स्कोर आपका वैसे ही हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, तो ये जो आसान चैप्टर है इनको तैयार करके रखिए। बाकी एक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके जो फ़ॉर्मूले होते हैं वो मैच द पेयर्स में हर बार आते हैं। 2 से 3 फ़ॉर्मूले आपको वहाँ पर दिख जाएँगे, तो उसके फ़ॉर्मूले आप याद करोगे 2-3 नंबर आपके वहाँ पर पक्के हो जाएँगे। एंड जो ज्योमेट्री का पोर्शन है जिसमें कि ट्रायंगल्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आसान चैप्टर है। उसमें तो थ्योरी में आपको बस प्रूफ करना होता है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, ये उसका कॉन्ग्रुएंस है, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी होती है, तो ये आसान होती हैं। तो ऐसे चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ब्लूप्रिंट आप पुराना यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा नंबर का आ रहा है, तो उनको आप स्टार्टिंग में कवर करके रखिए। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको जहाँ पर भी दिख रहा है, उनको करके ज़रूर से जाइएगा क्योंकि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अगर आपने उनका आंसर कहीं पर देखा हुआ है, तो आप फटाक से कर दोगे। बट अगर आप इसको करने बैठोगे, तो वो भी आपका कहीं न कहीं टाइम कंज़्यूम कर जाएँगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो, तो आप जो बेसिक चैप्टर हैं, जो ईज़ी चैप्टर है, उनके आप कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे समझ सकते हो। ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा। बेसिक फ़ॉर्मूले आपको समझ में आ जाएँगे एंड पेपर में आपको 60% ईज़ी क्वेश्चन ही दिखेंगे जिसमें कि आप डायरेक्ट फ़ॉर्मूले यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टिक्स है वो आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। पूरे 14 चैप्टर्स के टिक आप एक्सरसाइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन बताता तो हिंदी मीडियम के बच्चे कहते कि हिंदी में बता दो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते कि इंग्लिश में बता दो। तो ऐसे मैंने आपको दे दिया तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी बुक में टिक कर सकते हैं एंड अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैं देख चुका हूँ। अब एग्ज़ाम में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पर आप फँस रहे हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज़्यूम आपका वहाँ पर हो रहा है, तो उतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा एंड आगे जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो छूट जाएँगे। सेकंड चीज़ की बात करें, आप जो भी रफ वर्क करोगे वो या तो कॉपी के पीछे के पेज पे करना या तो क्वेश्चन के साइड में पेंसिल से करके उसको इरेज़ करके ज़रूर से आएगा, पर क्वेश्चन के आस-पास ही पेन से ज़्यादा काटा-पीटी मत कीजिएगा क्योंकि कॉपी रिप्रेजेंटेशन का भी एक फैक्टर होता है। जितनी अच्छी आपकी कॉपी दिखेगी उतने अच्छी आपको मार्क्स दिए जाएँगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड ज़्यादा पेजेस भी वेस्ट नहीं करने हैं क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं दी जाएगी एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कॉपी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर आपको पूरा पेपर 32 पेज की कॉपी में करना होगा, तो कहीं पर भी ज़्यादा स्पेस वेस्ट मत कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।